जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और तंदुरुस्त हैं। और आप सब में से दोस्तों काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स भी दिया होगा, काफ़ी लोग होंगे जो अगले साल प्रीलिम्स देंगे, काफ़ी होंगे आप में से जो अभी प्रीलिम्स दे के आए हैं। अभी आप डिलेमा में हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारी आंसर कीज़ आ रही हैं, इसको लेके कट ऑफ को लेके भी चर्चा चल रही है। सो अभी ये जो टाइम पीरियड है, एक दो दिन का, चलो आप गैप ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, फिर ना, बट मेरा बस यही सजेशन रहेगा आपको कि इर्रिस्पेक्टिव आपके नंबर जितने मर्जी बन रहे हैं आंसर कीज के हिसाब से, आपने पढ़ना है तो आप आगे पढ़ते रहिए। अब आप में से जो कॉन्फिडेंट है जिनका प्रीलिम्स निकल जाएगा, तो वो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी मेंस की प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करें। और जो बच्चे जिनको लग रहा है कि चलो जिनका अगले साल अटेम्प्ट है या जिनको लग रहा है कि इस बार कुछ कमी रह गई है, सो नेवर माइंड, देयर इज ऑलवेज अनदर चांस, सो यू विल हैव अनदर चांस ऑल्सो नेक्स्ट ईयर टू अपेयर फॉर इट। बट वट एवर माइट बी, हमने अभी पढ़ना है। तो अभी जो हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जो D&D डिस्कशन चल रहा है, आज अब फिर से एडिटोरियल डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। बीच में हफ्ते का गैप था बिकॉज आपके प्रीलिम्स थे। तो अब वापस हम अपने स्टडी मोड पे आते हैं। और एडिटोरियल डिस्कशन, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, कि इसकी रेलेवेंस हमको मेंस में, चाहे एसए है, GS1 है, GS2 है, GS3 है, GS4 है, यहाँ तक कि अगर आपका सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस या पब जैसा ऑप्शनल है, तो वहाँ पे भी आर्टिकल्स आपको काफ़ी रेलेवेंट लगेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, गेट बैक इनटू द स्टडी मोड, इन्वेस्ट इन द प्रोसेस। और यही काम है जो हमको करते रहना है और आगे ऐसे ही करते रहेंगे हम इसको। बाकी दोस्तों, जहाँ तक एडिटोरियल डिस्कशन की बात है, तो ये बहुत कैटेगोरिकली टॉपिक वाइज ये आर्टिकल्स डिमार्केटेड होते हैं। सो फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट, IR, एग्रीकल्चर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जुडिशियल एक्टिविज्म, तो इस तरह से आर्टिकल्स को हमने डीमार्केट किया हुआ है। तो आप भी अपनी कॉपी पे, अपने रजिस्टर में जहाँ पे इसके नोट्स बनाते हैं, तो अपने रजिस्टर में आप इसको डीमार्केट कर सकते हैं कि जो भी आर्टिकल्स अभी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस के, उनको आप अलग से कॉपी में नोट करिए। जो आप एग्रीकल्चर के आर्टिकल्स आ रहे हैं, उनको आप अलग से एक सेक्शन बना के नोट करिए। एंड इस तरह से आपका जो तैयारी है मेंस की, वो स्ट्रीमलाइन होती रहेगी एज फार एज द करंट अफेयर्स इज कंसर्न। तो चलिए दोस्तों, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फॉर टुडे। तो आज दोस्तों हमारे 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेंगे जो कि इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में आए हैं ऑन द 11th and 12th ऑफ अक्टूबर। तो हम शुरू करते हैं अपनी चर्चा। तो पहला आर्टिकल अशोक गुलाटी ने लिखा है। ये काफ़ी अच्छे जाने माने एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं। अ कार्बन पॉलिसी फॉर द फार्म। दोस्तों, एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जब हम मेंस में आंसर अटेम्प्ट करते हैं, तो मान लीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया एग्रीकल्चर पॉलिसी से रिलेटेड, या कोई आपसे एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ सोल्यूशन पूछा गया है किसी भी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हैं, अगर IR की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम आर्टिकल्स देख रहे हैं, अशोक गुलाटी हैं, बहुत एक नोटेड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, C राजा मोहन है, बड़ा अच्छा लिखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो उनको हम कोट भी कर सकते हैं। थोड़ा हमको एज अब लेना है अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो जो बच्चे अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस में अपेयर होंगे, सो जहां पॉसिबल हो सके, अगर आप इन कॉलमनिस्ट को बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं या साल 1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं, तो उनको प्लीज अपने आंसर्स में भी कोट करिए दैट एज पर अशोक गुलाटी और एज पर C राजा मोहन, और जो भी कोई भी ऐसा नोटेड कॉलमनिस्ट हो, उनको आप जरूर कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है? इस आर्टिकल में बात हो रही है अ कार्बन पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर रन अप टू द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज समिट 26 एट ग्लासगो। तो ये अभी 2 हफ्ते में ये मीटिंग होने वाली है ग्लासगो में, यानी कि यूके में, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। अब बेसिकली इस आर्टिकल में क्या बात करी? इस आर्टिकल में ये बात करी है कि हमको ये पता है कि देखो, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सब IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट में चीजें बहुत सामने आ चुकी हैं, ठीक है। और इसको चलते क्या खतरे होंगे आने वाले टाइम में, क्या डेंजर्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते, वो सब भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है। अब यहाँ पे ये बात होती है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन का सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर, वी कैन नॉट डिस्काउंट द फैक्ट कि एग्रीकल्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। तो कैसे हम एक इफेक्टिव कार्बन पॉलिसी बना सकते हैं विज़िवी एग्रीकल्चर, सो दैट वी कैन रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन जनरेटिंग ड्यू टू एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अब क्या चिंताएं इसमें जताई गई हैं, कंसर्न्स क्या जताए गए हैं? तो पहला ये है कि 30 में से, पूरी दुनिया में से 30 पोल्यूटेड सिटीज में से 22 पोल्यूटेड सिटीज तो इंडिया में ही हैं। तो दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का तो आपको पता है रिकॉर्ड है, दिल्ली इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल एज पर दी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020, ठीक है। अब देखिए, ये इस तरह की बातें जो है कोट भी कर सकते हैं अपने आंसर में, या अगर आपको ऐसे में ऐसा कुछ पूछा जाए, तो जैसे ये बातें हैं, दिल्ली इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल एज पर दी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। अब रिपोर्ट है, इंडिसेस है, इनको आप डायरेक्टली कोट करेंगे तो हमको एज मिलता है। तो
एज ही लेना है हमने, अपने मेंस में मार्क्स लेने, हमको रैंक लेके आना, तो उसके लिए हमारे हाथ में तो मेंस ही है, ठीक है, प्री हो गया, आगे इंटरव्यू कैसा होगा हमको नहीं पता। तो ये सब चीजें अगर आप कोट करते हैं ना अपने आंसर्स में, तो आपको एक एज मिलता है, ठीक है। चलो कमिंग बैक, सो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल कार्बन एटलस, इंडिया रैंक्स थर्ड इन द टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बाय इमिटिंग अराउंड 2.6 बिलियन टन्स। बट अगर हम पर कैपिटा इमिशंस की बात करें तो इंडिया का, ये हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस करा है कि इंडिया की देखो पॉपुलेशन बहुत है, हेंस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस क्यूमुलेटिवली बहुत ज्यादा है। बट पर कैपिटा इमिशंस की बात करें तो हमारी पर कैपिटा इमिशंस जो हैं वो चाइना के मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले बहुत कम है। इनफैक्ट हमारी जो पर कैपिटा इमिशन है दैट इज जस्ट 1.8, क्लोज टू 2 टन्स, ठीक है, विच इज लोअर देन द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 4.4 टन। सो हमारी जो पर कैपिटा इमिशंस है मोर देन हाफ एज पर द वर्ल्ड्स एवरेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन, पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ठीक है। और इंडिया occurs losses worth $69 billion due to the extreme weather events, ठीक है। So again, this is a cause of concern because of these devastating weather events, because of global warming, because of cyclones, floods, all these things happening. We are incurring a loss of around about $70 billion annually. Now, the greenhouse gas emissions caused due to agriculture, ठीक है। Now, the share of agriculture in total emissions has declined from 28% in 1994 to 14%. Okay, that's fair enough, but percentages is one thing and absolute figures is one thing, absolute numbers is one thing. In absolute terms, emissions from agriculture have increased from 650 million tons in 2018, which is similar to China's emissions. So अब ये अगर similar to China's emission है, so that is a cause of concern for us. China is known for being the largest emitter of greenhouse gases, although we have the similar number of population, but our per capita production of greenhouse gases, per capita consumption of resources is much less than China. Now, agriculture emissions in India are permanently from the livestock sector in the form of methane emissions due to the enteric fermentation, ठीक है। So, जो digestion process होता है ruminant animals का, जो cattle animals का, वो digestion process के चलते that generates a lot of methane, which is a potent greenhouse gas. Now, use of nitrogenous fertilizers in agriculture soils, that is, so this accounts, so nitrogenous, this causes 19% of the greenhouse gas emissions, ठीक है, because nitrous oxide is also a greenhouse gas. So this contributes 19%. Rice cultivation, because of rice cultivation again methane gases is produced in anaerobic conditions. So इसके चलते again close to 18% generation of greenhouse gases is because of rice cultivation. And similarly livestock management की बात करें तो almost around 7%, and burning of crop residues is around 2.1%. So all these activities are increasing the greenhouse gas emissions. Now here's the figure in front of you, ठीक है, ये ब्रेकअप है सारा का सारा जो हमने डिस्कस करा है। तो ये एग्रीकल्चर का ब्रेकअप है, ऑल्दो ऑब्वियसली आई मीन एग्रीकल्चर इज नॉट द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, बिकॉज अभी भी हमारी जो बिजली की उत्पादन है वो मोस्टली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से ही हो रही है, तो उसके चलते बहुत पोल्यूशन भी होता है, कोयले को बर्न करके बहुत पोल्यूशन होता है जिससे हम बिजली की उत्पादन करते हैं। बट एग्रीकल्चर का ब्रेकअप यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर के चलते ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है। नाउ इंडिया नीड्स बेटर फीडिंग प्रैक्टिसेस विद स्मॉलर नंबर ऑफ कैटल बाय रेजिंग देयर प्रोडक्टिविटी। हमारे पास लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन है दुनिया की, ठीक है। नाउ वी ऑब्वियसली ये बात बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये बात अशोक गुलाटी भी बहुत बार अपने आर्टिकल्स में लिख चुके हैं, दैट हमको अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा, हमको राइस से और क्रॉप्स के टुवर्ड्स अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसके चलते इस बात की गुजारिश, इस बात की रिक्वेस्ट बहुत सारे जाने माने लोग, नोटेड इकोनॉमिस्ट कर चुके हैं बार बार कि एमएसपी जो है बाकी क्रॉप्स की भी बढ़ाई जाए, बिकॉज जो राइस है वो बहुत पानी लेता है, इट्स अ वाटर कंजर्विंग क्रॉप, और राइस के चलते मीथेन एमिशंस बहुत होती हैं, विच इज अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। Nitrous oxide emissions from use of nitrogen fertilizers increased by approximately 360% during the last, shall we say, the 40 years. So the period given over here is 1980 to 2014-15. So that is a cause of concern. Now instead, यहाँ पे ये suggestion दिया गया that government should focus on promoting
फर्टिगेशन यानी कि इंजेक्टिंग ऑफ द फर्टिलाइजर्स स्लोली इन द सॉइल, जिससे अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सॉइल को मिल सके, अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में सॉइल को मिल सके, ठीक है। सो द गवर्नमेंट शुड इंसेंटिवाइज एंड गिव सब्सिडीज ऑन ड्रिप्स फॉर फर्टिगेशन। तो ये सजेशन यहाँ पे दिया गया। तो अगर हमको सजेशन, देखिए हम आर्टिकल्स में क्या ढूंढते हैं, आर्टिकल्स में हमने सोल्यूशन देना है। यूपीएससी आपसे क्या मांगेगा, सोल्यूशन मांगेगा। यूपीएससी आपसे प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सुनना चाहता, प्रॉब्लम्स के बारे में तो यूपीएससी को भी पता है कि क्या समस्याएं हैं, ठीक है। हमारे पास सोल्यूशंस क्या हैं, हमने सोल्यूशंस देने हैं, ठीक है। तो ये बातें जो है ना, ये जो 5 बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, ये हमारा सोल्यूशन है। ये बातें रिपीट होती रहती हैं, आर्टिकल्स रिपीट होते रहते हैं। सो दिस इज द वे फॉरवर्ड, एंड वे फॉरवर्ड किसी भी आर्टिकल का, जो आर्टिकल सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है वो हमारे लिए बहुत रिलेवेंट होता है समझने को। चलो अगला आर्टिकल, अ ताइवान फ्लैश पॉइंट इन दी इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो दोस्तों ये आर्टिकल हिंदू में कल आया था। इशू क्या है, राइजिंग कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएसए एंड चाइना विज़ ताइवान। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, जो चाइना और ताइवान के बीच में क्या लड़ाई चल रही है, तो देखिए अगर हम बात करें पोस्ट द वर्ल्ड वॉर 2, जब जापान ने सरेंडर कर दिया था, सो जापान वाज ऑन द लूजिंग साइड, तो जो ताइवान था, द आइलैंड ऑफ ताइवान वाज पुट अंडर द चाइनीज कंट्रोल, ठीक है। अब जो चाइना है, अभी तो चाइना को हम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, पीआरसी, ठीक है। पर इससे पहले 1949 से पहले जो चाइना था वो था रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था उसको, फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1912 टू 1949। तो वहां पे पहले कुमिंगटन पार्टी थी, अभी तो चलो कम्युनिस्ट पार्टी है, पर पहले कुमिंगटन पार्टी थी, हेडेड बाय चियांग काई शेक। नाउ अब कम्युनिस्ट और इनके बीच में लड़ाई हुई, इनकी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में लड़ाई। कम्युनिस्ट पार्टी के तब रूलर कौन थे, तब दादा कौन थे उनके, तब वो थे माओ जेडोंग। तो इसके चलते इनको निकाल दिया गया, ठीक है। चियांग काई शेक को और उनकी पार्टी के लोगों को निकाल दिया गया, और इन्होंने कहां पे जाके पनाह ली, ताइवान में। दे सॉट रिफ्यूज इन ताइवान। सो ताइवान वाज एन आइलैंड जो पहले जापान के कंट्रोल में था, ठीक है। अब ताइवान चले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो चाइना है ये हमारा है। इस करके ताइवान में सरकार बना के वहां पे उन्होंने अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कह के घोषित कर दिया, दैट जो मेनलैंड चाइना है वो हमारा ही है, बट हमको भी बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। सो हम चाइना को अक्वायर करके रहेंगे। और ताइवान की जो नजदीकी थी वो यूएस के साथ बढ़नी शुरू होगी इवेंचुअली, बिकॉज जो ताइवान था दैट बिकेम अ मिलिट्री अलाई ऑफ द यूएस ड्यूरिंग द कोरियन वॉर। तो कोरियन वॉर अभी वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाती है, 1950 से 53 के बीच में हुई थी, ठीक है। अब ये तो चले गए ताइवान में बैठ के उन्होंने बोला कि नहीं, अभी हमारा बदला पूरा नहीं हुआ, हम इनसे रिवेंज लेंगे, चाइना हमारा है। सो चाइना का क्या कहना था, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी अंडर माओ जेडोंग, उनका क्या कहना था कि नहीं, ये तो अखंड चाइना की बात करें, जैसे अखंड भारत की बात करें तो अखंड चाइना, कि ताइवान हो, हांगकांग हो, ये सब चाइना का ही हिस्सा है, तो हम लेके रहेंगे ताइवान को। ताइवान कहता था कि नहीं, हम वी आर द पीपल हु विल कंट्रोल चाइना फ्रॉम सिटिंग हियर इन ताइवान। तो ये डिस्प्यूट चलता रहा। तो ये हिस्टोरिकली चाइना और ताइवान के बीच में डिस्प्यूट चलता आ रहा है। आज के टाइम पे ताइवान क्या कह रहा है, आज के टाइम पे ताइवान कह रहा है दैट वी आर एन ऑटोनोमस कंट्री, वी हैव एंजॉय आवर सॉवरेनिटी एंड वी वांट टू रिटेन आवर इंडिपेंडेंस, वी डोंट वांट in any which way to become a part of mainland China, ठीक है। सो ताइवान क्या कह रहे हैं, जैसे वो एयरटेल की ऐड आती थी, जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। ये तो चलो ताइवान कह रहा है, बट चाइना क्या कह रहा है कि जो मेरा है वो भी मेरा है और जो तेरा है वो भी मेरा है। यानी कि चाइना तो चाइना है ही है, लेकिन ताइवान भी चाइना है, हांगकांग भी चाइना है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का वो सपना है अखंड चाइना का। इसके चलते दोनों चाइना और ताइवान के बीच में डिस्प्यूट बहुत समय से चलते आ रही है। और यूएस जो है, अब यूएस देखो ताइवान का दोस्त है, लेकिन यूएस क्या कहता है, यूएस हैज डिक्लेयर्ड दैट इट विल मेंटेन द एबिलिटी। यूएस ये नहीं कह रहा कि मैं कमिट करता हूं ताइवान को कि भाई अगर जरूरत पड़ेगी मुसीबत के टाइम पे तो मैं ताइवान के लिए हाजिर होऊंगा, बट यूएस कह रहा है कि हाँ भाई मेरे में वो क्षमता जरूर रहेगी, आई विल हैव द एबिलिटी। तो यूएस की आदत है बातें घुमा फिरा के कहने की। अमेरिका की जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बात वही करते हैं, बट घुमा फिरा के करते हैं, दैट आई विल स्टिल मेंटेन द एबिलिटी टू कम टू ताइवान्स डिफेंस व्हाइल नॉट कमिटिंग टू डू सो, ठीक है। अब चाइना का एटीट्यूड क्या रहा है ताइवान के टुवर्ड्स, तो चाइना ने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यूज करी है टू अचीव द रीयूनिफिकेशन ऑफ ताइवान, ठीक है। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ब्रिटिशर्स यूज करते थे कि कभी अपीज करना, कभी डंडे मारना, ठीक है। सो अपीजमेंट, कंसिलिएटिंग एंड देन पनिशिंग एंड रिप्रेसिंग। सो ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का फंडा होता है। सो दे प्रॉमिस्ड अ हाई डिग्री। तो चाइना ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपको सेपरेट नेशन क्यों अपने आपको कहते हो, आपको ऑटोनॉमी चाहिए तो हम आपको देंगे ऑटोनॉमी, जैसे हमने हांगकांग को दी थी अंडर द प्रिंसिपल ऑफ वन कंट्री एंड टू सिस्टम्स, ठीक है। इसके चलते ताइवान कुड ऑल्सो रिटेन इट्स आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है। बट पोस्ट 1978 जब चाइना अपनी इकोनॉमी को खोल रहा था, मार्केट इकोनॉमी के टुवर्ड्स ओरिएंट हो रहा था, तो ताइवान के जो बिजनेस एंटिटीज हैं दे ऑल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, क्योंकि ताइवान का तो बेंट ऑफ माइंड स्टार्टिंग से कैपिटलिज्म था, प्रो यूएस था,
वो तो चाइना स्टार्टिंग में कम्युनिस्ट था, बाद में चाइना ने भी अपनी मार्केट इकोनॉमी के टुवर्ड्स रिफॉर्म लिया, मार्केट खोलनी शुरू करी। तो ताइवान इन्वेस्टेड हेविली इन मेनलैंड चाइना, जिसके चलते अगर आज हम बात करें स्टॉक ऑफ ताइवानीज कैपिटल की बात करें बिटवीन द पीरियड ऑफ 1991 टू 2001, सो दैट वाज अराउंड क्लोज टू 190 बिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। एंड बायलैटरल ट्रेड बिटवीन बोथ द नेशंस, अगर हम 2019 की बात करें, वाज अराउंड 150 बिलियन डॉलर्स। इसके चलते अगर मुकाबले की बात करें तो चाइना का कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है ताइवान में? सिर्फ 2.5 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो कहाँ वो बेचारे ताइवान वाले इतने सारा पैसा वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और चाइना इतना कम पैसा वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो चाइना which means China is a very big market for Taiwan, यानी कि बहुत सारे ताइवान से बहुत सारी कमोडिटीज हैं, गुड्स हैं जो वहां पे आती हैं चाइना में, जो लोग कंज्यूम करते हैं। सो विच मीन्स कि तो वल्नरेबिलिटी होगी, ठीक है। तो विच मीन्स चाइना इज केपेबल ऑफ इन्फ्लिक्टिंग अक्यूट इकोनॉमिक पेन ऑन ताइवान। चाइना वो देश है जिसका ट्रेड डेफिसिट हर एक देश के साथ है, बट यहां पे जो ट्रेड डेफिसिट है ताइवान और चाइना के बीच में, तो वहां पे वो ट्रेड डेफिसिट इज स्क्यूड टुवर्ड्स ताइवान। सो दिस इज वेरी फनी एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है। तो इसके चलते चाइना कैन इन्फ्लिक्ट अक्यूट इकोनॉमिक पेन ऑन ताइवान थ्रू कोअर्सिव पॉलिसीज ऑफ द आइलैंड इज सीन टू ड्रिफ्ट टुवर्ड्स एन इंडिपेंडेंट स्टेटस। तो चाइना ने बोल दिया कि जी हम ताइवान से जो पाइनएप्पल्स आते हैं वो हम बैन कर रहे हैं, ठीक है। वी वोंट अलाउ एनी पाइनएप्पल्स कमिंग फ्रॉम ताइवान, ठीक है। सो करंट स्टैंड ऑफ की बात करें, करंट मुद्दा क्या है? अभी चाइना इज एस्केलेटिंग मिलिट्री थ्रेट्स अगेन ताइवान बाय डेली वायलेशंस ऑफ इट्स एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। तो अभी ताइवान ने ये रिपोर्ट किया था कि कम से कम 37-38 जो चाइनीज फाइटर जेट्स हैं वो उनके एयर जो डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है उसमें मतलब उनके एयर स्पेस को, ताइवानीज एयर स्पेस को वायलेट किया था चाइना के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने वहां पे आके इसे वायलेट किया था। बिकॉज अभी पिछले महीने यूएस का एक ऑफिशियल फ्रॉम द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ही हैड विजिटेड ताइवान एंड इसके चलते चाइना बिकेम इनसिक्योर एंड चाइना हैज दिस हैबिट ऑफ बिकमिंग इनसिक्योर, ठीक है। सो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट दीस चाइनीज पीपल दे आर डूइंग नेवल मैन्यूवर्स इन द ताइवान स्ट्रेट, ठीक है। Now this is a concern for Taiwan because Taiwan says that look, what business do you people have in our area? This is our country, this is our territory. So mind your own business. That is what Taiwan is telling to China. Now अब इसके चलते चाइना को इस बात की इनसिक्योरिटी कि यूएस, क्योंकि ऑब्वियसली ऑकस बन रहा है, ऑकस अलायंस बना है, सिक्योरिटी अलायंस बना है, तो अब इस बात का चाइना को भी है कि भैया ऑकस अलायंस के चलते जो चाइना का जो डोमिनेंस है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा और चाइना को इस बात से प्रॉब्लम होगी कि यूएस क्यों इंटरफेयर कर रहा है चाइना के सो कॉल्ड इंटरनल मैटर्स में। सो इसके चलते चाइना को इनसिक्योरिटी है। अब यूएस के जो पैसिफिक कमांडर हैं फिलिप डेविडसन, उन्होंने ये बात की चेतावनी दी है दैट चाइना कुड इन्वेड ताइवान विद इन द नेक्स्ट 6 years एज अ पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी उन्होंने बताई कि आने वाले कुछ टाइम में ऐसा हो सकता है कि चाइना माइट जस्ट कैप्चर ताइवान, ठीक है। दो चाइना हैज गिवन दैट अपीजमेंट कि भाई कोई बात नहीं, आप अपने आप में ऑटोनोमस रहिए, बट हम आपको सेपरेट नेशन नहीं होने देंगे, बट वील गिव यू ऑटोनॉमी। सो इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट चाइना अंडर जी जिनपिंग, सो जी जिनपिंग, यू नो जी जिनपिंग, सो ही कैन डू एनीथिंग बिकॉज ही इज द अल्टीमेट दादा इन चाइना। सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी विच द यूएस पैसिफिक कमांडर फिलिप डेविडसन हैज गिवन, ठीक है। एट द सेम टाइम चाइना नोज राइट नाउ दैट दे कांट टेक पंगा विद द यूएस डायरेक्टली, ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच ऑफ पावर येट, बट चाइना इज स्टिल डेवलपिंग इट्स abilities, its capabilities, and at the same time it might be just waiting, ऐसी बात इस आर्टिकल में लिखी है, that for the US power to decline in the times to come, ताकि अगर US की पावर का या US की इन्फ्लुएंस कम होता है ताइवान में, so it would be a good time for us to again sort of form a strategy to capture Taiwan and बिकॉज अभी तो यूएस इंटरेस्ट दिखा रहा है ताइवान की इंडिपेंडेंस में। सो अगर यूएस की पावर थोड़ी आने वाले टाइम में कम होती, चाइना का अपना ये ऐसा एक ख्याल है, थॉट है कि मे बी आफ्टर सम टाइम सो वी कैन अगेन यू नो थिंक ऑफ इन्वेडिंग ताइवान। सो इसके चलते यहाँ पे ये बात यूएस के पैसिफिक कमांडर ने कही है। चलिए, तो ये ताइवान स्टेट है दोस्तों। चलिए अगला आर्टिकल अगेन इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। ये सी राजा मोहन ने आज इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था, यूरोपियन बूस्टर शॉट। क्या कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन की इंडो पैसिफिक ओरिएंटेशन। तो मोटी बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि राजा मोहन का ये कहना है दैट इंडिया अभी तक तो बहुत ऑब्सेस्ड है कि भाई हम अमेरिका के साथ अलायंसेस बनाएंगे पोस्ट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो इंडिया के अपने डिप्लोमेटिक चैलेंजेस रहे हैं कि अमेरिका के साथ कैसे अपना रिलेशन ओरिएंट करें, इसराइल के साथ कैसे अपना रिलेशन ओरिएंट करें, पाकिस्तान ऑल्सो पोस्ट डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर बिकेम अ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट, सो वो भी चैलेंजेस थे, ठीक है। उसके अलावा इंडिया का चाइना के साथ भी चैलेंज था। तो पोस्ट
द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इंडिया ने शायद इतना इन्वेस्ट यूरोपियन यूनियन के टुवर्ड्स नहीं किया जितना इंडिया कर सकता था। और यहां पे वो ये कह रहे हैं दैट लुक यार व्हाई आर यू रनिंग आफ्टर अमेरिका की ऑकस बन गया, क्वाड बन गया, वो सब ठीक है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं उनकी भी तो सुन लो, क्या पता वो भी आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं, क्या पता उनके साथ भी पार्टनरशिप करने में इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडो पैसिफिक कुछ भला हो, इंडिया का कुछ फायदा हो। ठीक है, नाउ यहां पे बात करेगी दैट ईयूज इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी हैज गॉट वेरी लिटिल अटेंशन फ्रॉम द पॉलिसी मेकर्स सिटिंग इन न्यू दिल्ली, राइट, बिकॉज वी आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स क्वाड, वी आर वेरी एक्साइटेड कि ऑकस हो रहा है, फिर इस बात की भी टेंशन थी कि ऑकस के चलते क्वाड इरेलेवेंट ना हो जाए। तो ये बात यहां पे करेगी दैट हमारी जो अटेंशन है टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन स्पेशली विज़ावी द इंडो पैसिफिक पॉलिसी वो बहुत कम है। ठीक है, EU's India Pacific strategy is more than about securities. Okay, AUKUS तो it's a security alliance. Quad is not a security alliance. But EU has a lot to offer to Indo-Pacific beyond security. तो वो areas of cooperation क्या है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, ग्रीन पार्टनरशिप है, कोविड डिप्लोमेसी हो गया, ठीक है, वैक्सीन डिप्लोमेसी हो गया, ओशन गवर्नेंस, ठीक है, टू प्रमोटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पार्टनरशिप, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूरोपियन यूनियन प्रोवाइड कर सकता है इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके इंडो पैसिफिक को। इससे इंडिया के लिए भी अच्छा है, इंडिया का भी क्लाउड और इन्फ्लुएंस और बढ़ेगा इंडो पैसिफिक में। चलो अगर अमेरिका अगर अलायंसेस बना रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ, तो वो अमेरिका है तो इंडिया अपनी तरफ से अलायंस बना सकता है यूरोपियन यूनियन के साथ टू फोकस मोर ऑन एरियाज बियॉन्ड सिक्योरिटी। इससे चलो चाइना भी नाराज नहीं होगा कि इंडिया के बीच में सिक्योरिटी अलायंसेस बना रहा है कि चलो अगर हम कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, सो नॉट अ बैड बार्गेन। ठीक है, पॉलिसी मेकर्स अगर हम इसी इंडो पैसिफिक की बात करें तो एशियन रीजन जो है, सो पॉलिसी मेकर्स इन द एशियन रीजन हैज पुट द EU एज अ मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर मोर देन जापान, as the most trusted partner after Japan and ahead of US. ठीक है, so they consider European Union to be more reliable more than the US. So this is also an interesting fact. Now how is India's engagement with the European Union? So again, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैड व्यूज, बिकॉज ऑब्वियसली हम नॉन अलाइंड थे, नेहरू जी ने नॉन अलाइंड ब्लॉक बनाया था, तो हमारा तो ये था कि भाई अभी हमने को 200-250 साल अंग्रेजों ने रूल किया है, तो चलो जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के ही अलाइज हैं, तो अगेन बिकॉज दे स्टैंड फॉर इंपीरियलिज्म तो हमने उनके साथ नहीं बना के रखनी। और जो ईस्टर्न यूरोप था ऑब्वियसली दे इंडियंस दे व्यूड ईस्टर्न यूरोप थ्रू दी Soviet sides because that was under the communist bloc. We were non-aligned, but non-aligned in a way that we were more inclined towards the Soviets. So we all know that हमारा non-alignment was more aligned towards the Soviets. So nevertheless, but after the disintegration of USSR, we had many challenges. अमेरिका के साथ कैसे पॉलिसी बनाए, ठीक है, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी से स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी की बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया चाइना की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान की बात, तो हमारे चैलेंजेस यहाँ पे थे कि वेस्ट एशिया के साथ, इसराइल के साथ कैसे अपनी पॉलिसी लाइन करें। यूरोपियन यूनियन के बारे में इतना हमने नहीं फोकस किया, इतना नहीं सोचा, स्पेशली पोस्ट द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉर। As per S. Jaishankar, Delhi did not, so ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्या कहते हैं, Delhi did not devote adequate attention in the past to Brussels, which is the European Union, and is now focused on developing a strong partnership. At the summit this year in May, EU and India agreed to resume the free trade talks. So this is a very good thing. This is a welcome thing. So this summit happened this year in May in Portugal. So this is a good thing that free trade talks are happening. Individually between India and European Union, this is something which is very good. Also vis-a-vis Indo-Pacific, that is another good thing, you know, that they have a vision towards Indo-Pacific जिसमें बहुत सारे areas of cooperation है. And the European Union, they want to develop new connectivity partnership that will compete, or that would shall we say challenge the world beyond the BRI, the Belt and Road Initiative of the China. So India-EU strategic partnership is crucial for the rebalancing of the international system amidst the current global flux, and a stronger Europe could help strengthen the military balance, contributing to the regional security in the Indo-Pacific, which is at the moment more skewed towards now, since we are talking about AUKUS अभी emerge हुआ था, तो that security is more skewed towards Australia, UK and US alliance. So अगर हम अपना एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाते हैं विद द यूरोपियन यूनियन विद रिस्पेक्ट टू इन कंटेक्स्ट टू इंडो-पैसिफिक, सो दैट विल सॉर्ट ऑफ न्यूट्रलाइज एंड दैट विल सॉर्ट ऑफ क्रिएट द बैलेंस ऑफ पावर शैल बी से इन द इंडो-पैसिफिक रीजन। चलिए अगला आर्टिकल, पेइंग फार्मर्स टू बर्न क्रॉप्स विल वर्क। तो कंटेक्स्ट क्या है, विंटर इज कमिंग, तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स के कंटेक्स्ट में तो नहीं है बात, विंटर इज कमिंग, गेम ऑफ थ्रोन्स में बहुत एक ये फ्रेज यूज किया जाता था, विंटर इज कमिंग। सो ये विंटर इज कमिंग, अब क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो फिर इस करके पराली, जिसको हम स्टबल बर्निंग की भी बात करते हैं, जो रेजिड्यू जो पैडी का जो स्टबल होता है जो फार्मर्स बर्न करते हैं, उसको पराली कहते हैं हम, पंजाबी में भी और हिंदी में भी पराली कहा जाता है, धान की पराली।
सो ठीक है, जो पैडी का जो स्टबल है, अब फार्मर्स इसको आपको पता है सर्दियों में आने वाले टाइम में कितना पोल्यूशन हो जाता है, दिल्ली में तो फिर सांस ही नहीं आता, ठीक है, और वैसे भी दिल्ली तो नोन है कि भी मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड का। अब आने वाले टाइम में पराली को स्टबल बर्निंग के चलते मिलियंस इन इंडिया विल ब्रीथ अ मच पोल्यूटेड एयर एज फार्मर्स अक्रॉस नॉर्थ इंडिया बर्न स्टबल टू क्लियर फील्ड्स, बिकॉज आगे अब उन्होंने अब वीट सो करना है, ठीक है, अब वीट सोइंग सीजन अब आ गया है। सो 2018 की लैंडसेट स्टडी, अब देखिए ये चीज़ें अगर आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पे आप ये चीज़ें अगर कोट कर रहे हैं ना, या आपको फिगर्स अगर आपको याद रह रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह के अगर आप फिगर्स अपने आप क्वेश्चन में डाल रहे हैं, अगर आपसे स्टबल बर्निंग के चलते कुछ पूछा गया है, क्या सोल्यूशंस है, तो आप डायरेक्टली इस आर्टिकल को जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं डायरेक्टली वहाँ पे लिख सकते हैं, और ये डेटा जो यहाँ पे मेंशन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। दैट देखो कि 2018 के जो लैंडसेट स्टडी है, that has found that this stubble burning के चलते this is the number 1 cause for premature deaths in India, because इसके चलते air polluted होती है। Now अब farmers का कहना है that look, अब हम क्या करें, that we are financially strapped, so we can't afford other methods of crop residue management, not everybody can afford happy seeders. So findings from a survey done in Punjab by these people, so these people they had done, जो columnists हैं, so they had done a survey in Punjab across different villages in Punjab. Now what did they decipher of survey से क्या चीज़ निकली थी, वो ये बात इसमें लिख रहे हैं। that पहली बात, farmers perceive the alternatives to burning as too expensive, ठीक है, इवन दो अब केंद्र सरकार सब्सिडाइज कर रही है, जैसे क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट का जो इक्विपमेंट है, हैप्पी सीडर की बात करें, सुपर एसएमएस की बात करें, बट फिर भी सब्सिडीज के बावजूद भी फार्मर्स को वो अफोर्डेबल नहीं लगता खरीदना, ठीक है। उसके बाद अब ये तो है ना कि फील्ड के अंदर ही स्टबल को, पराली को आग लगा देना, तो एक्स सिटू मीन्स के कहीं बाहर लेके जाना, इन सिटू मीन्स वहीं पे जिस इकोसिस्टम के अंदर आप काम कर रहे हैं वहीं पे उसको आग लगा देना। अब फार्मर जो है देखिए प्रेफरेंस टू इको एक्स सिटू मैनेजमेंट इक्विपमेंट सच एज बेलर्स ओवर द इन सिटू मशीनरी विच इज लाइक द हैप्पी सीडर एंड सुपर एसएमएस, बिकॉज दे थिंक दिस इज टू एक्सपेंसिव डिस्पाइट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिविंग अ सब्सिडी। अब कैश रिवॉर्ड्स की जो बात की जाती है कि आप अपनी इसको आग ना लगाइए, स्टबल को बर्न ना करिए, तो आपको हम उसके बदले, सरकार कहती है, पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकार ने कहा था, स्टेट गवर्नमेंट, दैट विल गिव यू कैश, विल गिव यू इंसेंटिव। सो अब लेकिन इसके चलते भी फार्मर्स को कोई इतनी मोटिवेशन नहीं मिलती है, बिकॉज कैश रिवॉर्ड्स वर्कड ओनली इफ अ पोर्शन ऑफ द पेमेंट वाज गिवन एट द बिगिनिंग, बिकॉज अब किसान कहते हैं कि हम कैसे ट्रस्ट करें कि आप हमको पैसे देंगे, तो किसानों का ये कहना है, जो फार्मर्स का ये कहना है पंजाब हरियाणा में, कि आप पार्शियल एडवांस पेमेंट अभी हमको कर दीजिए, अब अगर हम अपनी पराली को नहीं आग लगाते हैं तो आप कहते हैं कि हम आपको उसके बदले पैसे देंगे, कल को आप ना दें, ठीक है, आपको पता है कि सरकार से पैसे लेने तो कोई आसान काम नहीं होता, कितने बीच में बिचौलिए आ जाते हैं जो पैसे खा लेते हैं, तो इसके करके यहाँ पे सजेशन दिया गया दैट अपफ्रंट पेमेंट, थोड़ा सा एडवांस आप पहले दे दीजिए, इज नेसेसरी एज अदरवाइज फार्मर्स डू नॉट ट्रस्ट दैट दे विल गेट द प्रॉमिस पेमेंट आफ्टरवर्ड्स। तो वे फॉरवर्ड, अब ये 5 पॉइंट हैं वे फॉरवर्ड में, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो क्या पॉइंट है, पहला सजेशन दैट सब्सिडी ऑफ अबाउट 2500 पर एकड़ शुड बी एबल टू अचीव अ मार्क्ड रिडक्शन इन द बर्निंग। तो ये वैल्यू ऑफ सब्सिडी की यहाँ पे जिक्र किया गया है, और लगभग इतनी ही सब्सिडी पंजाब और हरियाणा की सरकार जो थी 2019 में देने को तैयार थी, लेकिन फिर कुछ बीच में ऑब्स्टिकल्स से जिसके करके वो सब्सिडी नहीं ट्रांसफर हो पाई। उसके बाद subsidizing the entire cost for farmers to make the switch away from burning their paddy stubble is worth it for the society, because ठीक है, अब इतनी अगर सब्सिडी देती है सरकार, अगर इतने पैसे सरकार के लगते हैं, तो अगर देखा जाए तो चलो फार्मर की जेब में तो पैसा जा रहा है, उसको इंसेंटिव है, बट सोसाइटी के लिए भी अच्छा ना, वातावरण तो स्वच्छ रहेगा, इतनी प्रदूषित हवा हमको नहीं, उसमें इतनी प्रदूषित एटमॉस्फेयर में हमको नहीं सांस लेना पड़ेगा, तो जो उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो कंडीशनल कैश पेमेंट्स कैन ओनली वर्क, यानी कि अगर आप बोले कि भाई आप अपनी पैडी को बर्न ना करें तो ही हम आपको, आपकी पैडी स्टबल को बर्न ना करें तो ही हम आपको सब्सिडी बेनिफिट देंगे, कैश पेमेंट देंगे, तो ये तभी काम करेगा अगर फार्मर्स और सरकार के बीच में ट्रस्ट बना हुआ है, इफ द पॉलिसी इज डिजाइन वेरी इफेक्टिवली, अदरवाइज कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स और कंडीशनल कैश पेमेंट्स विल नॉट वर्क, ठीक है। उसके बाद पॉलिसीज दैट में रीप बेनिफिट्स इन द लॉन्गर रन इंक्लूड फर्दर इंकरेजिंग द ऑपरेशन ऑफ बायोगैस प्लांट्स, यानी कि अब एक्स सिटू मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करें उसमें बायोगैस प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल है दोस्तों, द नेक्स्ट स्टेप इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हेल्थ। ये किसने लिखा है, कैलाश सत्यार्थी ने आज ही हिंदू में लिखा है, जो कि नोबेल पीस प्राइज विनर है, चाइल्ड राइट्स के लिए इन्होंने बहुत काम किया, तो अब इन्होंने लिखा है तो इनकी बातें तो गौर से सुननी चाहिए। क्या ये बात कहते हैं, कहते हैं दैट आप, इन्होंने सुझाव दिया है पार्लियामेंटेरियंस को इसी साल मई में, दैट मेक राइट टू हेल्थ अ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू फूड है, ठीक है, राइट टू फूड एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। सो व्हाई कांट वी मेक
राइट टू हेल्थ ऑल्सो एज अ फंडामेंटल राइट. सो अगर ये राइट टू हेल्थ का जो प्रस्ताव कैलाश सत्यार्थी ने पार्लियामेंटेरियंस को दिया है, तो अगर ये एक्चुअल में एक फंडामेंटल राइट बन जाता है तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, व्हाट विल इट मीन फॉर द एवरेज सिटीजन ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी ने 3 वर्ग के लोगों की बात करी है, फार्मर्स, औरतें और बच्चे. उनके लिए बहुत बड़ा वरदान होगा अगर ये एक फंडामेंटल राइट हो जाता है. ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स रिमेन एट लूज एंड व्हेन इट कम्स टू देयर ओन राइट्स एंड वेल बीइंग. तो ऑब्वियसली बहुत सारे फार्मर्स इंडिया में लैंडलेस लेबर्स हैं, बहुत सारे फार्मर्स के पास इतनी जमीन नहीं है. ठीक है, सो आई मीन 86% ऑफ द फार्मर्स हैव लैंड होल्डिंग्स बिलो दैन 2 हेक्टेयर्स. So they have very little land and most of them they work as laborers on the जो बड़े किसान हैं उनके फार्म्स पे वो आज लेबर्स काम करते हैं. तो अब ऑब्वियसली बीमारियां तो देखिए पैंडेमिक के चलते हम देख ही रहे हैं कितनी गंभीर समस्या आई थी. हमने माइग्रेंट क्राइसिस देखा इन द वेक ऑफ द पैंडेमिक. तो खैर अब हमारे देश में गरीबों की तो कमी नहीं है, तो इन द वेक ऑफ द पैंडेमिक एंड आगे जाकर कोई ऐसा चैलेंज ना आए तो हम कुछ ऐसे राइट्स इंश्योर कर सकते हैं जिससे ऑब्वियसली जो फार्मर्स हैं, लैंडलेस लेबर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको इस बात का फायदा मिल सके. बिकॉज अब उनको अपना सरकारी खर्चा, अपनी हेल्थ के ऊपर खर्चा करने के लिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल से भी ट्रीटमेंट लें, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करने के लिए उनको उधार लेना पड़ेगा मनी लेंडर से, आरतिया से, एंड दे विल फॉल इनटू द विशियस साइकिल ऑफ बॉन्डेज एंड डेट. सो टू पे फॉर द मेडिकल कॉस्ट. Implementation of the right to health can provide simple, transparent and quality health care to those who are मोस्ट इन द नीड ऑफ सच केयर. तो ये तो हुई फार्मर्स की बात. औरतों की बात करें, देखिए एक हेल्दी औरत, अगर एक औरत जो हेल्दी है, जो न्यूट्रिशियस फूड अगर औरत को मिल रहा है, लिटरेट है, एजुकेटेड है, तो वो उसकी फैमिली के लिए भी एडवांटेज है. ठीक है, सो सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम फ्रीली एंड ओपनली एक्सेसिंग लिटिल केयर दैट इज अवेलेबल. ठीक है, सो अब इसके चलते अगर इनको भी, औरतों को भी राइट टू हेल्थ, तो देखिए राइट टू हेल्थ तो सबके लिए होगा, बट खास करके अगर हम एक एवरेज सिटीजन की बात करें, अगर हम फार्मर्स की बात करें, औरतों की बात करें, बच्चों की बात करें, उनको शायद ज्यादा बेनिफिट होगा. सो राइट टू हेल्थ इफ गिवन टू वुमेन वुड मीन दैट सर्विसेज रीच द वुमेन्स वेयर एंड व्हेन शी नीड्स देम एज पर द सिचुएशन. ठीक है, सो चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन दे आर नॉट एबल टू अटेंड स्कूल्स. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन से ड्रॉप आउट स्कूल्स बिकॉज ऑफ द प्रेसिंग फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फैमिली. तो अगर देखिए जो गरीब परिवार हैं, अगर उनमें जो बच्चे हैं और गरीब परिवार में कोई बूढ़ा हो या अगर कोई ऐसा हो जो कि बहुत बीमार है, तो ऑब्वियसली उनकी जो मोस्टली जो भी वो अर्निंग्स होगी, जो भी कमाई होगी, तो उनका जो एक्सपेंडिचर होगा वो तो हेल्थ केयर में जाएगा. ठीक है, इसके चलते बच्चा अपनी एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाएगा. और दूसरी बात, बच्चों के भी, गरीब बच्चों के भी बहुत हेल्थ चैलेंजेस होते हैं. ठीक है, सब उनके चलते. तो अगर राइट टू हेल्थ अगर उनको मिलता है, तो राइट टू हेल्थ अगर फंडामेंटल राइट बच्चों को भी मिलता है, तो बच्चे स्वस्थ भी रह पाएंगे. ठीक है, और साथ में स्कूल भी अटेंड कर पाएंगे. सो हेल्थ में इन्वेस्ट करना विल गिव अ लॉन्ग टर्म, so investing in health will give long term benefits. So conclusion क्या निकलता है? A constitutional right to health will act as a leap for the economic and development progress of the nation. So it's an investment which will give long term benefits. ठीक है, so it is more like a capital expenditure only, shall we say that this was like asset creation, because people, human beings, the citizens of the country are the real assets of the nation. So if they're healthy, if they're literate, that is good for the nation. तो GDP growth तो होगा ही होगा. So the right to health will help transition, especially to the children in the exploitative conditions, into a safer future. Because Kailash Satyarthi has worked a lot for child rights. He has rescued many children from the practice of child labor. So obviously उनकी इतनी लाइफ यहाँ पे डिवोट हुई है बच्चों के साथ काम करने में. So he had observed that बहुत सारे बच्चे उनको रेस्क्यू किया था who were working as bonded laborers, as child laborers. So they were living in very exploitative conditions and they had serious health problems at a very young age. So this will give them a safer future, especially to the kids who will be rescued working under such exploitative conditions. And right to health will be seen as a measurable impact on the family savings and in the long term इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ द पीपल. तो अगर लोगों को इस बात की संतुष्टि रहेगी, इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरे को, अब लोग सेटिस्फाइड इस बात को लेंगे, टेंशन नहीं रहेगी कि हमको अपनी जेब में से पैसे नहीं निकालने पड़ेंगे, कि चलो सरकार हमारे लिए खर्चा उठा लेगी, बिकॉज राइट टू हेल्थ जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है. ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू वर्क है, राइट टू फूड है. तो यहाँ पे राइट टू हेल्थ भी अगर लोगों को, खास करके गरीब लोगों को, कितना उसका एडवांटेज होगा अगर फंडामेंटल राइट बन जाता है. सो दिस विल हैव लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. ठीक है जी, चलिए तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं हम परसों और एडिटोरियल एनालिसिस के साथ. तो अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए. तो मिलते हैं जी. थैंक यू. जय हिंद.